बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर ऐसे कंजंक्शंस को पढ़ाऊंगा जिनका या तो मीनिंग नेगेटिव होता है क्योंकि उनके अंदर कोई नेगेटिव वर्ड होता है, या फिर एक कंजंक्शन ऐसा होगा जिसके अंदर नेगेटिव वर्ड तो होगा लेकिन उसका मीनिंग नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन इन तमाम कंजंक्शंस का इस्तेमाल एक ही जैसा है। यानी क्या है कि इन तमाम कंजंक्शंस को जिनके अंदर या तो नेगेटिव मीनिंग या नेगेटिव वर्ड पाया जाए, इन्हें अपनी क्लास के दरमियान में भी लिखा जा सकता है और शुरू में भी लिखा जा सकता है। जब इन्हें दरमियान में लिखे तो फ़िक्रे को अफर्मेटिव फॉर्म दी जाती है, यानी मस्बत तरह का जुमला लिखा जाता है, पॉजिटिव जुमला लिखा जाता है। लेकिन जब इनको हम उस क्लॉज के शुरू में लेके जाते हैं तो सेंटेंस को या आप कहें क्लास को इंट्रोगेटिव फॉर्म दे दी जाती है। किस तरह, ये कौन से कंजंक्शंस हैं आप लिखिए इनको हेडिंग के तौर पर। नंबर 1 है नीदर नॉर, ये एक गिना जाएगा। नंबर 2 नॉट ओनली बट आल्सो। नंबर 3 नो सूनर देन। नंबर 4 हार्डली, स्केर्सली, बेयरली और व्हेन। स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने लास्ट बोला है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, यानी ये 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग एक ही जैसा होता है, यानी मुश्किल से ही या बामुश्किल ही। तो हार्डली के साथ भी व्हेन, स्केर्सली के साथ भी व्हेन और बेयरली के साथ भी व्हेन ही आता है। यानी ये मैंने आपको ऐसे कंजंक्शन लिखवाए हैं जिनका इंग्लिश में नाम कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, यानी कोरिलेटिव कंजंक्शन। और अगर हम आसान लफ्ज़ों में बात करें तो ये पेयर कंजंक्शन होते हैं, यानी जोड़े पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे नीदर के साथ नॉर है और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो है, नो सूनर के साथ THAN देन है, हार्डली के साथ व्हेन, स्केर्सली के साथ व्हेन, बेयरली, तीनों के साथ व्हेन ही आता है। तो इनके बारे में क्या है आप लिखें, अबव कंजंक्शंस कैन बी यूज्ड आइदर इन द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज और इन द मिडल ऑफ अ क्लॉज, बट व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ क्लॉज, that clause is given interrogative form, but when these conjunctions are used in the middle of a clause, comma, it is given affirmative form, full stop। स्टूडेंट देखिए मैंने क्या लिखवाया कि ऊपर जो कंजंक्शंस हैं इनको 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो किसी भी क्लॉज यानी जुमले के शुरू में या फिर दरमियान में। फिर आगे क्या लिखवाया, लेकिन जब इनको क्लॉज के शुरू में लिखा जाता है तो उस क्लॉज को इंट्रोगेटिव फॉर्म यानी सवालिया शक्ल दे दी जाती है। अच्छा, लेकिन जब इन कंजंक्शन को क्लॉज के दरमियान में लिखा जाए तो फिर क्या होता है कि उस क्लॉज को अफर्मेटिव फॉर्म यानी पॉजिटिव तरीके से उसको लिखा जाता है। अच्छा, ये किस तरह, आप ज़रा एग्जाम्पल ले लें। पहले आपने हेडिंग लिखना है नाइदर नॉर, नीदर नॉर भी पढ़ते हैं इसे और नाइदर नॉर भी। अच्छा, अब आप एग्जाम्पल पे आ जाइए। अली नाइदर प्लेज नॉर स्टडीज, फुल स्टॉप। ना अली खेलता है ना पढ़ता है। यहाँ पे नाइदर प्लेस से पहले आया, नॉर स्टडीज से पहले आया, तो ये 2 क्लॉजेज हैं। किस तरह, लगते तो 2 वर्ड्स हैं भाई। जब कोई भी कंजंक्शन 2 वर्ब्स को मिलाए, 2 फेलों को मिलाए, 2 कामों को मिलाए, जैसे खेलना प्लेज और स्टडीज पढ़ना दोनों काम है, तो कहा जाता है ये 2 क्लॉजेज को मिलाया। अच्छा, अब क्या है कि इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, यानी नाइदर नॉर को शुरू में लेकर जाते हैं अपनी अपनी क्लॉज के। किस तरह लिखें, नाइदर डज अली प्ले नॉर डज ही स्टडी, फुल स्टॉप। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्यों, मीनिंग वही है, ना अली खेलता है और ना ही वो पढ़ता है।
लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे ये नॉर के बाद ही का कहाँ से आ गया और ये डज कहाँ से आ गया, नॉर डज ही स्टडी। बात इस तरह है कि जब भी हम ऐसे कंजंक्शन जिनके अंदर नेगेटिव मीनिंग पाया जाता है, जैसे नाइदर का मतलब ना और नॉर का मतलब भी ना, इनको अगर अपनी अपनी क्लास के शुरू में लिखें तो जो भी टेंस हो उसको हम इंट्रोगेटिव फॉर्म दे देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, देखिए नाइदर डज अली प्ले, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है, तो हमने अली से पहले डज लगाया सवालिया बनाने के लिए और प्लेस का है सुड़ा दिया प्ले, फिर नॉर लगाया और ये डज ही कहाँ से आ गया भाई। असल में जो ऊपर मैंने जुमला लिखवाया था अली नाइदर प्लेज नॉर स्टडीज, वो है इस तरह के अली नाइदर प्लेज नॉर ही स्टडीज, लेकिन अगर पहली क्लास का सब्जेक्ट अली है तो दूसरी का वही है। अगर जैसे ही अली के लिए आया तो हम दूसरी का सब्जेक्ट ओमिट कर देते हैं, नहीं लिखते, यानी अली नाइदर प्लेज नॉर ही स्टडीज या नॉर अली स्टडीज, ये जो भी हो इसको ओमिट कर देना है, नहीं लिखना। लेकिन जब इंट्रोगेटिव फॉर्म देते हैं इन्हें शुरू में लिखकर, तो फिर दोनों सब्जेक्ट्स लिखना पड़ते हैं, फर्स्ट वाली क्लास का भी सेकंड वाली का भी। तो हमने इधर भी यही किया कि नॉर के बाद डज और आगे सब्जेक्ट लिखा ही और स्टडीज का एस गायब कर दिया, यानी स्टडीज के स्पेलिंग STUDIES, तो ES खत्म कर दिया और I को Y में बदल दिया, STUDY स्टडी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल पर। नजमा नाइदर वॉश्ड द क्लोथ्स नॉर प्रेस्ड देम, फुल स्टॉप। ना नजमा ने कपड़े धोए और ना ही उन्हें इस्त्री किया। देखें नाइदर के बाद वॉश, नॉर के बाद प्रेस्ड, दो वर्ब्स को मिलाया तो ये दो क्लासेस हैं। लेकिन अगर शुरू में ले जाएंगे नाइदर नॉर को, फिर क्या करेंगे, नाइदर डिड नजमा वॉश द क्लोथ्स नॉर डिड शी प्रेस देम। तो देखें ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला था, सवालिया बनाने के लिए जब नाइदर शुरू में गया तो डिड लगाया और नजमा सब्जेक्ट लिख के फिर आगे सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में बदल दिया वॉश, फिर नॉर लगाया, फिर डिड लगाया और जो दूसरी क्लास में ऊपर हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा था वो वापस आ गया। नजमा की मुनासिबत से इधर शी लिखेंगे, नॉट डिड शी, आगे फर्स्ट फॉर्म प्रेस और आगे देम, तो फुल स्टॉप एंड में। तो स्टूडेंट इसका भी वही मीनिंग है जो ऊपर वाली क्लास का है, ऊपर वाले सेंटेंस का है कि ना नजमा ने कपड़े धोए और ना ही उन्हें उसने इस्त्री किया। नेक्स्ट आपने हेडिंग लिखना है नॉट ओनली बट आल्सो, नीचे इसके बारे में लिखें अली नॉट ओनली प्लेज वेल बट आल्सो स्टडीज वेल, तो फुल स्टॉप। देखें जी, ना सिर्फ अली अच्छा खेलता है बल्कि वो अच्छा पढ़ता भी है। अच्छा, दो क्लासेस को मिलाया, प्लेज और स्टडीज दोनों वर्ब हैं तो क्लासेस हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ नॉट ओनली में नॉट आया है, यानी नेगेटिव मीनिंग है, ना सिर्फ। ऊपर नाइदर नॉर दोनों ही नेगेटिव थे, इसलिए वो दोनों क्लासेस को हम चेंज करते थे जब नीदर नॉर को शुरू में लेकर आए। यहाँ पर क्या है, सिर्फ नॉट ओनली के अंदर नेगेटिव मीनिंग है, सिर्फ इसको शुरू में लेके जाएंगे, बट आल्सो वैसे ही रहेगा। आप लिखिए नॉट ओनली डज अली प्ले वेल बट आल्सो स्टडीज वेल, या इस तरह भी लिख सकते हैं बट आल्सो ही स्टडीज वेल। तो स्टूडेंट्स ये सिर्फ नॉट ओनली वाले जुमले का सवालिया बनाया, डज लगा तो आगे प्लेस को प्ले कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, नजमा नॉट ओनली वॉश्ड द क्लोथ्स बट आल्सो प्रेस्ड देम, नजमा ने ना सिर्फ कपड़े धोए बल्कि उन्हें इस्त्री भी किया, फुल स्टॉप। अगर नॉट ओनली को शुरू में लाएंगे तो क्या होगा, लिखें नॉट ओनली डिड नजमा वॉश द क्लोथ्स बट आल्सो प्रेस्ड देम, या बट आल्सो शी प्रेस्ड देम। तो देखें बट आल्सो वाले को वैसे ही रखा प्रेस्ड, लेकिन जो फर्स्ट वाला है जब, तो क्या हुआ, हम नॉट ओनली को शुरू में ले गए तो इंट्रोगेटिव फॉर्म दी सेंटेंस को नॉट ओनली डिड नजमा वॉश द क्लोथ्स, तो आगे वही रहा। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा।
स्टूडेंट अब आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है नो सूनर देन। नीचे आपने लिखना है एग्जाम्पल, अली नो सूनर रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। भाई स्टीम्ड के स्पेलिंग है STEAMED और OFF कि जो ही अली स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी रवाना हो गई। अच्छा, यहाँ पर भी नो सूनर में नेगेटिव वर्ड तो है, मीनिंग कोई नहीं है नेगेटिव, क्योंकि इसका मतलब है जो ही, नो सूनर का, और देन का तो, और तो के अंदर ना तो नेगेटिव वर्ड है ना मीनिंग है। इस वाली क्लास को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ नो सूनर वाली को छेड़ेंगे। आप लिखें नो सूनर डिड अली रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, फुल स्टॉप। देखिए नो सूनर शुरू में आया, डिड आ गया सवालियां बनाने के लिए, अली के बाद रीच्ड को रीच कर दिया और आगे फिर द स्टेशन और देन के बाद वही लिखा। एक और लिखें, अ चाइल्ड नो सूनर सीज हिज मदर देन ही स्टार्ट्स स्माइलिंग। जो ही बच्चा अपनी माँ को देखता है तो वो हंसना शुरू कर देता है। ये नो सूनर वाला देखिए, ये अफर्मेटिव फॉर्म है, लेकिन अगर नो सूनर को शुरू में लिखें, नो सूनर डज अ चाइल्ड सी हिज मदर देन ही स्टार्ट्स स्माइलिंग। तो देखें नो सूनर वाले में क्या किया, डज लगाया, आगे अ चाइल्ड आया, आगे सीज को सी कर दिया क्योंकि डज लग गया, और हिज मदर, और बाकी आगे देन वाला वैसे ही रहा। स्टूडेंट ये भी हो गया। अब नेक्स्ट लिखे हेडिंग हार्डली और स्केर्सली और बेयरली और डैश लगा के व्हेन। हार्डली है तब भी व्हेन, स्केर्सली है तब भी व्हेन, बेयरली है तब भी व्हेन, BARELY। एग्जाम्पल लिखिए, आई हैड हार्डली रीच्ड द कॉलेज व्हेन द PM रैंग द बेल। मैं बमुश्किल ही कॉलेज पहुंचा था कि चपड़ासी ने घंटी बजा दी। अच्छा, हार्डली के अंदर मीनिंग किस तरह नेगेटिव है, बमुश्किल ही या मुश्किल से ही, यानी इसका मीनिंग होता है ना होने के बराबर। तो स्टूडेंट फिर क्या है, इसको शुरू में लेके जा सकते हैं, व्हेन को नहीं। लेकिन हार्डली हैड आई रीच्ड द कॉलेज व्हेन द PM रैंग द बेल। तो देखिए हार्डली के बाद हैड आया और आगे हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर रीच द कॉलेज और व्हेन वाला जुमला वैसे ही रहा। यहाँ पर ये मैं मेंशन करता चलूँ, व्हेन का मतलब वैसे जब या कब होता है, लेकिन यहाँ पर ना जब है ना कब है, के है, यानी के, उर्दू में जो लफ्ज़ के होता है, वैसे हम उसकी इंग्लिश दैट करते हैं, ही सेड दैट, उसने कहा के। लेकिन जब हार्डली, स्केर्सली या बेयरली के बाद व्हेन आए तो इसकी उर्दू के की जाती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, She had scarcely stepped out of the house when the rain started। देखें उसने बमुश्किल ही घर से कदम बाहर रखा था कि बारिश शुरू हो गई। अच्छा, स्टेप्ड के स्पेलिंग है STEPPED। अगर स्केर्सली को शुरू में ले जाएं, इसका भी हार्डली जैसा मसला है, बमुश्किल ही, मुश्किल से ही, ना होने के बराबर। तो शुरू में ले जाए क्या होगा, लिखें scarcely had she stepped out of the house when the rain started, full stop। तो वही मीनिंग कि जो ही वो उसने कदम घर से बाहर निकाला तो बारिश शुरू हो गई। स्टूडेंट यही बेयरली का भी रूल है। अगर आप उसका सेंटेंस लिखें, he had barely switched on the television when the light went out। देखिए जी, क्या इसका मतलब है कि उसने बमुश्किल ही टेलीविज़न लगाया था कि बिजली चली गई। लेकिन अगर बेयरली को स्टार्ट में ले जाएं क्या होगा, लिखें बेयरली हैड ही स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न व्हेन द लाइट वेंट आउट, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट देखिए, ये वो कंजंक्शन थे जिनके दो दो इस्तेमालात थे, और जब वो अपनी अपनी क्लास के दरमियान में आते थे तो कैसा सेंटेंस लिखा जाता था, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। जब शुरू में आते थे तो इंट्रोगेटिव फॉर्म दे देते थे, लेकिन ना तो एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है और ना ही तर्जमा सवालिया करना है, तर्जमा वही रहेगा, एंड में फुल स्टॉप लगाना है। तो स्टूडेंट ये था
ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।